नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। सो बच्चों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टार्ट किया था और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में। ठीक है, सो बच्चों आज की क्लास बेसिकली हमारी ये रहने वाली है कि मैम बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स की हमें क्या जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों फिर। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है। देखिए आज का टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम चाहते हैं कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने, सो वहां पर वन ऑफ द स्ट्रैटेजी बच्चों ये भी थी कि फैमिलीज जो है वो स्मॉल साइज की होनी चाहिए। जो स्मॉल साइज फैमिलीज होती है वही हैप्पी फैमिलीज होती है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहनी चाहिए, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर बच्चों पॉपुलेशन एकदम से कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये भी पिछले बहुत पहले सालों में ये चीज देखी गई है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड increase in population in a short period of time, in a short period of time, थोड़े से समय में पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ना इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का मतलब यह है कि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी नहीं बनाना चाह रहे हैं। सो यहां पर एनसीईआरटी में बच्चों एक डाटा दिया हुआ है जो आपको याद रखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पर एक डाटा ये दिया हुआ है 1900 में पॉपुलेशन कैसी थी वर्ल्ड की, और इंडिया की भी बात की गई है पैरेलली। और बच्चों यहां पर बात की गई है 2000 मतलब 100 सालों बाद की भी पॉपुलेशन आपको एनसीईआरटी में दी गई है कि 1900 में जो है वो कितनी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की और इंडिया की। इसी तरीके से 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की और इंडिया की। और फिर यहीं साथ ही साथ आपको एक और डाटा दिया गया है बच्चों 2011 का डाटा। ठीक है, इस डाटा में आपको बताया गया है कि देखिए किस तरीके से जो है वो पॉपुलेशन बढ़ी है। यहां पर देखते हैं, अगर आप डाटा की बात करते हैं तो बच्चों जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 1900 में वो थी बच्चों अपनी कितनी 2 बिलियन, 2 बिलियन। और 100 सालों के अंदर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़कर कितनी हो गई बच्चों? वो बढ़कर हो गई अपनी 6 बिलियन। इसी तरीके से इंडिया में जो पॉपुलेशन का सेंसस हुआ है या पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई है वो हुई है आजादी के बाद। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी बच्चों 350 मिलियन, 350 मिलियन। 2000 में पॉपुलेशन पाई गई है 1 बिलियन। अब इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि 100 सालों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। 1900 में 2 बिलियन और 350 मिलियन थी इंडिया की पॉपुलेशन, लेकिन अगर इंडिया की पॉपुलेशन हम देखें 100 सालों में 1 बिलियन हुई है। लेकिन बच्चों अगर आप इस डाटा को कंपेयर करते हो 2011 के डाटा से तो हमें और भी ज्यादा रैपिड इंक्रीज यहां पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में हो गई थी 7.2 बिलियन, और अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं बच्चों वो हो गई थी 1.2 बिलियन। सो यहां पर ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप 2000 का डाटा को कंपेयर करें तो आप ये मान सकते हैं कि अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है बच्चों 1 बिलियन, इसका मतलब एवरी 6th पर्सन इज इंडियन, है ना। यहां पर अगर इस डाटा को हम देखते हैं तो एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज कौन बच्चों? इंडियन, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
हमारी पॉपुलेशन इसका मतलब बहुत ज्यादा है। अगर हर छठा आदमी जो है वो इंडियन है तो यहाँ पर ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है, ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। और देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर रैपिड इंक्रीज हुआ है 2011 में, 11 सालों में ही जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। 6 बिलियन से ये हो गई है 7.2 बिलियन अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों इंडिया की पॉपुलेशन की तो वो 1.2 बिलियन हो गई है बढ़कर। सो इसी को बोलते हैं बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाना। अब हमें बच्चों ये बिल्कुल भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बने तो यहां पर पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, यहां पर जो है अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेबल, यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की हमें जरूरत है टू मेक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अगर हम चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने सो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपको ग्रोथ रेट भी दिया गया है, यहां पर आपको पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी दिया गया है जो आपको याद रखना है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि 2000 से 2011 में जो पॉपुलेशन का इस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ है, यहां पर जो हमें देखने के लिए पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट मिल रहा है वो क्या है, सो आप बताएंगे कि यहां पर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो है लेस देन 2%, लेस देन 2%। अब ध्यान से इसका मतलब समझिए बच्चों क्या है, इसका मतलब ये है 20 पर 1000 पीपल हर साल जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अब ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या है, लेस देन 2% ग्रोथ रेट का मतलब यह है कि से फॉर एग्जाम्पल एक साल में, ठीक है, एक साल में 1000 लोगों पर 20 और नए लोग ऐड हुए हैं। समझे बच्चों क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का यह मतलब है कि एक साल के अंदर टाइम लेंगे, यहां पर एक साल, कितने लोगों को देखना है, 1000 लोगों को हमें कंसीडर करना है। और इन 1000 लोगों में जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, 1000 लोगों में अगर 20 लोग और नए ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है बच्चों, जो ग्रोथ रेट है वो है अपना 2% या लेस देन 2%, ये मतलब है। मतलब जो 1000 लोग हैं एक साल के अंदर, जो पॉपुलेशन का अगर हम काउंट कर रहे हैं, जो 1000 लोग हैं वो तो होने ही चाहिए, उनमें और नए 20 लोग अगर ऐड होंगे हर साल, सो उसको हम लोग बोलते हैं कि यहां पर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है दैट इज 2%, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डाटा है, ये दोनों बातें ही हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ध्यान रखनी है। देखिए अब बच्चों यहां पर मैम रीजन क्या है, एकदम से क्यों ऐसा हुआ कि 2000 से 2011 में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। सो यहां पर एनसीईआरटी ने बेसिकली 2 रीजंस जो हैं बच्चों वो दिए हुए हैं और हमें ध्यान रखना है। एक क्या है, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यही है मैम, ऑफ कोर्स जो डेथ रेट है वो कम हुआ होगा। सो यहां पर देखने के लिए मिला है बच्चों रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, लोग जो मरने की वो थी, जो लोगों के मरने का जो रेट था वो बच्चों क्या हुआ था, वो कम हुआ था। और साथ ही साथ 2 चीजें और काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी क्या हुए थे बच्चों, इनमें भी हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला था, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी कि जो लोगों के मरने की मृत्यु दर है वो घटी है, लोगों ने मरना कम, लोगों का मरना जो है वो कम हुआ है, बेटर फैसिलिटीज मिलनी शुरू हुई थी, मेडिकेशन प्रॉपर मिला है ना। सो बहुत सारे रीजंस हैं इसमें कि क्यों यहां पर जो डेथ रेट है वो घटी है। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें और दी गई है बच्चों, कि जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी कम हुआ है। मतलब जो बच्चा है, बच्चा भी अब स्वस्थ है, बच्चों के मरने की दर क्या है, कम हो गई। इन्फेंट का मतलब एक न्यू बॉर्न, इन्फेंट का क्या मतलब होता है, न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो अब मर नहीं रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल रही है, सब कुछ प्रॉपर है, प्रॉपर डाइट उनको मिल रही है। यहां पर अगर बात करते हैं एमएमआर की तो बच्चों ये हो जाएगा अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मां के जो मरने की दर थी पहले वो बहुत ज्यादा थी, डिलीवरी के टाइम पर बहुत अक्सर जो मदर्स हैं वो डिलीवरी में मर जाया करती थी, है ना, क्योंकि मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज नहीं हुआ करती थी। सो यहां पर क्या है,
IMR हो, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट हो, बच्चा और जच्चा दोनों के ही बचने के चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं। इस वजह से अब क्या हो गई बच्चों, इनका जो डेथ का रेट है वो घट गया है। ओवरऑल पॉपुलेशन अगर हम देखें, बच्चा और जच्चा को छोड़ के, मदर और इन्फेंट को छोड़ के, बाकी जो और भी लोग थे उनको भी प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह मिलने की वजह से, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन में हमें ओवरऑल इंक्रीज देखने के लिए मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां पर जो रिप्रोड्यूसिबल लोग हैं, जो मैरिज वाली एज के लोग हैं या फर्टाइल जो हैं, है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली एज वाले लोग हैं, उनकी भी जो नंबर है वो भी इंक्रीज हुआ है। सो यहां पर दूसरा जो पैरामीटर है वो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसेबल एज, पीपल इन रिप्रोड्यूसेबल एज। ठीक है, सो यहां पर क्या क्या ध्यान रखना है, ओवरऑल जो डेथ रेट है वो कम हुआ है, इंक्लूडिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और साथ ही साथ मैम यहां पर जो लोग हैं, जो रिप्रोड्यूसेबल एज वाले लोग हैं या फिर जो मैरिजेबल एज वाले लोग हैं, उनका नंबर जो है मैम वो भी बढ़ा है। मतलब जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है इस टाइम पर, इसीलिए हमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि यहां पर जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। सो ये दो मेन रीजंस हैं बच्चों एज पर एनसीईआरटी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के एट दैट टाइम। ठीक है, अभी भी बढ़ी रही है वैसे, अभी भी कौन सा कम हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि मैम अगर पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोड हो रही है तो इससे क्या दिक्कत आएगी। इन दिक्कतों को भी बच्चों यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। बढ़ने देते हैं पॉपुलेशन को, क्या ही फर्क पड़ रहा है, सब मस्त तो चल रहा है। नहीं बच्चों, यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। इट विल कॉज, अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती हुई चली गई तो देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी भी कमी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती थी बच्चों, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो तीनों ही चीजों की कमी आ जाएगी। फूड की भी स्कैरसिटी हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं क्लोथिंग की, कपड़ों की भी स्कैरसिटी हो जाएगी, और मकान मतलब शेल्टर की भी कमी हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो खाने की कमी, कपड़ों की कमी, रहने की कमी, और साथ ही साथ बच्चों क्या, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कहां से पैदा करेंगे आप इतने, एम्प्लॉयमेंट की भी कमी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैम अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी बहुत ज्यादा। जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। सो ये भी बढ़ जाएगा। और बच्चों और क्या दिक्कत आ सकती है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ मैम, एजुकेशन। एजुकेशन भी आज की डेट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट में ही आती है, तो यहां पर एजुकेशन की जो है वो भी कमी हमें हो जाएगी। तो हमें इन सभी चीजों की कमी जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो क्या ये बहुत अच्छी बात है कि हम पॉपुलेशन को जो है इसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएं विदाउट केयरिंग कि हमें पॉपुलेशन को जो है वो स्टेबल रखना है, ताकि हमें इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए तरसना ना पड़े, है ना। पता चला जी पॉपुलेशन तो हमने बहुत बढ़ा दी, लेकिन हमें रोटी, कपड़ा, मकान, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, इन चीजों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नसीब भी नहीं होती है चीज। एजुकेशन का ही हाल आप देख लीजिए, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अब तो हम टॉप पर है खैर, और लोगों को एजुकेशन भी अवेलेबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत दूर की बात है। एक छोटे बच्चे को, उसको स्कूल जाना चाहिए, बट वो क्या कर रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां जाकर मजदूरी कर रहा है। ठीक है, सो बहुत सारी दिक्कतें हैं बच्चों। इसीलिए क्या किया गया, देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहां पर मेजर्स उठाए हैं या स्टेप उठाए हैं, ताकि हम इस बहुत ही गंदी जो सिचुएशन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, उनको हम ओवरकम कर पाए। सो यहां पर गवर्नमेंट ने बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उन स्टेप्स को आपको एक ट्रिक से याद करना है, माइस। देखिए यहां पर ट्रिक है अपनी माइस। ठीक है, क्या क्या है, पहला है बच्चों यहां पर बाय रेजिंग द एज ऑफ मैरिज। जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाकर ज्यादा कर दिया गया है ताकि कम बच्चे हों, है ना। जो फीमेल है उसकी मैरिजेबल एज कर दी गई है बच्चों 18 ईयर्स, और यहां पर जो अपने मेल्स हैं उनकी जो मैरिजेबल एज है वो कर दी गई है 21 ईयर्स। बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये हो गई है मेल और फीमेल की बच्चों मैरिजेबल
एज यहां पर। तो एक ही स्टेप लिया है, ठीक स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है स्टेप में कि भाई अगर आप एज बढ़ा देंगे मैरिज की तो वहां पर जो है पॉपुलेशन के बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़ी धीमी हो जाएगी पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन बढ़ने का जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों आई की, तो आई यहां पर एम क्या हो गया है, एम हो गया है मैम यहां पर मैरिज की, जो मैरिज की एज है उसको बढ़ा दिया गया है। दूसरा है यहां पर आई, आई से मतलब है बच्चों इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स वर given to the people with smaller families। जिन लोगों का छोटा परिवार था, स्मॉलर फैमिलीज थी या फिर स्मॉल साइज्ड फैमिलीज थी बच्चों, कम मेंबर्स थे जिनकी फैमिली में, उनको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, मोटिवेट किया बाय गिविंग इंसेंटिव्स। तो वहां पर इंसेंटिव्स वर गिवन टू मोटिवेट टू द पीपल विद स्मॉलर फैमिलीज। तो इंसेंटिव दिए गए लोगों को, जैसे अगर किसी के सिर्फ एक ही लड़की है तो उनको उसकी एजुकेशन को फ्री किया गया, 2 लड़कियां हैं तो उनके लिए भी अलग अलग पॉलिसीज वहां पर लॉन्च की गई, ठीक है। तो छोटा परिवार, सुखी परिवार को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहां पर सी से है अपना क्या, सी से है यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बच्चों बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो है वो कैंप वैम्प लगा लगा कर लोगों को प्रमोट किया है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करें वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे कि कॉन्डोम्स वगैरह जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे बहुत सारे बाय थ्रू विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो यहां पर अब लास्ट आता है ई, ई का मतलब है यहां पर बच्चों एजुकेटिंग। सो यहां पर लोगों को जो है वो एजुकेट किया गया है, एजुकेटिंग पीपल थ्रू मीडिया एज वेल एज मीडिया के थ्रू, एज वेल एज पोस्टर लगाए गए और बिल्स वगैरह लगाए गए। सो इन बहुत सारे मोड्स के थ्रू जो है लोगों को यहां पर एजुकेट किया गया है। सो एम फॉर बच्चों मैरिज की एज बढ़ाई गई है, आई फॉर इंसेंटिव्स दिए गए हैं किन लोगों को, जिनकी छोटी फैमिलीज हैं, सी से बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोट किया गया है, और ई का मतलब है लोगों को यहां पर एजुकेट किया गया है बहुत अलग अलग मीडियम से, जैसे कि टीवी में, रेडियो में, है ना, और कहीं कहीं पर पोस्टर लगा के, जैसे आपने देखा होगा ये बहुत ही कॉमन है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, है ना, ये स्लोगन बहुत ही कॉमन है। सो ऐसे ऐसे स्लोगन जो है वो कहीं कहीं पर गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं। इसके बाद आपने देखा होगा बच्चा एक ही अच्छा, है ना, 1 चाइल्ड नॉर्म को जो है वो भी प्रमोट किया गया है। सो ये सब प्रमोशंस किसने किए हैं बच्चों, ये सारे प्रमोशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज, ठीक है। छोटा परिवार जो है वो सुखी परिवार है, ताकि जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा कम टाइम में जो है वो रैपिडली इंक्रीज ना हो। तो ये स्टेप्स हैं बच्चों जो गवर्नमेंट ने यहां पर लिए हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन की। अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ रही है और हमें पॉपुलेशन को जो है वो करना है कंट्रोल, तो यहां पर एक वर्ड है कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ जी बच्चों, कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट और सेप्शन वर्ड का मतलब होता है प्रेगनेंसी। सो यहां पर मतलब इसका ये पता चल रहा है मैम कि कुछ ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी को क्या करेगी, अवॉइड करेगी या प्रिवेंट करेगी या उसके अगेंस्ट काम करेगी। सो बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। अगर हमें यहां पर कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स या डिवाइसेस होते हैं, दीज आर द मेथड्स और डिवाइसेस यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। एक ऐसी प्रेगनेंसी जिसको हम नहीं चाह रहे हैं कि वो हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों क्या होगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जिन मेथड्स या डिवाइसेस का यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सो मेथड्स और डिवाइसेस यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कोई भी मेथड आप यूज करेंगे, भी हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे डिटेल में, या फिर आप किसी डिवाइस को यूज करेंगे, ठीक है। सो जिस प्रेगनेंसी को आप नहीं चाहते हैं कि ये बच्चा जो है वो डिलीवर हो या यहाँ पर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रेग्नेंट ना हो, सो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को वहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर हमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बच्चों डिटेल में पढ़ने हैं, बट उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। मतलब
मैम कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो एक कॉन्ट्रासेप्शन के पास होने चाहिए जो एक यूजर को उसके टुवर्ड्स जो है क्या करें, अट्रैक्ट करें। सो यहां पर फीचर्स ऑफ आइडियल या फिर आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होंगे? जैसे कि हम बोलते हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट कौन होता है बच्चों? एक आइडियल स्टूडेंट मैम वो होता है जो अपनी टीचर की सारी बात सुने, जैसे टीचर उसको बोल रहा है वो उसी तरीके से अपने काम को करे, वैसे ही पढ़ाई करे, वैसे ही अपना शेड्यूल बनाए, है ना। ये सारी चीजें आती हैं एक आइडियल स्टूडेंट के फीचर्स के अंदर कि मैम अगर टीचर बोलेगा कि आज आपको इतना पढ़ना है, ये रिवाइज करना है, ये टेस्ट देना है, तो वो सारे काम वही करेगा। इसी तरीके से यहां पर हम एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ रहे हैं बच्चों, उस फीचर्स है ना, फीचर्स पढ़ रहे हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या फीचर्स यहां पर होने चाहिए। देखिए पहला फीचर यहां पर होना चाहिए बच्चों कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली अवेलेबल हो, है ना। इजीली अवेलेबल का मतलब है आपको ये कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेथड है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इजीली मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है ना, आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा है कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो मिल ही नहीं रहा है। सो इजीली अवेलेबल का मतलब है कि आपको बड़े आराम से कहीं ना कहीं अपनी विसिनिटी में वो चीज अवेलेबल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का क्या मतलब है? इफेक्टिव का मतलब है मैम जो उसका काम है वो अपना काम अच्छे से करे। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिया है, आप चाह तो रहे हो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, बट प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड अच्छे से नहीं हो रही। तो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो इकोनॉमिक होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है सस्ता होना चाहिए, मतलब चीप होना चाहिए, चीप। ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव तो है, बहुत अच्छा भी है, सारे फीचर्स है, बट बहुत ज्यादा महंगा है। तो आप सोचिए कौन उसको यूज करना प्रेफर करेगा? जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं वो लोग तो उसको प्रेफर करेंगे, वो तो खरीद लेंगे। लेकिन बच्चों जो मजदूर लोग हैं, लेबर क्लास है या बहुत पुअर पीपल है, वो क्या करेंगे? वो उसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो कॉन्टिन्यूसली जो है फिर पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे, एक के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा। सो जो यहाँ पर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है बच्चों वो इकोनॉमिक भी होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट बच्चों, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो कहलाता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज द वन विच डू नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल डिजायर के साथ वो कुछ भी बीच में इंटरप्ट ना करे, इंटरफेयर ना करे। ठीक है, सो ये कुछ फीचर्स हैं, और फीचर्स यहां पर देख लेते हैं और क्या फीचर होने चाहिए। अब बच्चों आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जिसके या तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नो और लेस साइड इफेक्ट्स। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए। पता चला जी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया हुआ है लेकिन आपको इरिटेशन हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है उसको यूज करके, तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं करेंगे। सो इसका मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जिसके जीरो या फिर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों यहां पर यूजर फ्रेंडली। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब बच्चों? यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि मैम ऐसा ना हो कि जो यूजर है उसको बार बार उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने के लिए किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कि मैम जिस तरीके से आईयूडीज होती हैं वो भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उनके लिए हमें डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेस की जरूरत पड़ती है। जैसे हम पढ़ेंगे अभी सर्जिकल मेथड, उसमें भी हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार जो है हमें डॉक्टर पे विजिट करना पड़े या बार बार हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूजर फ्रेंडली, कॉन्डोम्स आर यूजर फ्रेंडली, है ना। वैसे आईयूडीज और सर्जिकल मेथड भी हैं लेकिन उनकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यूजर फ्रेंडली का मतलब है जो यूजर है वो खुद से उसको यूज कर ले, उसको किसी और की जरूरत यहां पर ना पड़े। और लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों रिवर्सिबल।
रिवर्सिबल का मतलब है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा होना चाहिए कि मैम जब तक हम चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, सो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, बट अगर हम बीच में प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो वहां पर वो रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्ट बैक होना चाहिए। जैसे कि बच्चों अगर हम सर्जिकल मेथड की बात करेंगे, वहां पर सर्जिकल जो है या स्टेरिलाइजेशन वो एक ऐसा मेथड है कि हम वापस से चाह कर भी प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हैं, मतलब हम चाह कर भी बच्चे कंसीव नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो ये कुछ बच्चों फीचर्स हैं जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पास होने चाहिए। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। IEE AEEI OUR, ये सारे वोवल्स हैं और लास्ट में अपना आ गया है एक R। A स्टैंड्स फॉर इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिक मतलब सस्ता होना चाहिए। E इज फॉर इफेक्टिव, जो उसका इफेक्ट है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने की टेंडेंसी है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। I का मतलब है इंटरफेयर ना करे। O का मतलब है जीरो साइड इफेक्ट्स या फिर लेस साइड इफेक्ट्स। U का मतलब है बच्चों यूजर फ्रेंडली, यूजर जो है उसको किसी और पे डिपेंडेंसी ना हो, बार बार जब भी उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगी उसको किसी और की हेल्प जरूरत पड़ रही है वो ना हो। और R से है बच्चों रिवर्सिबल, जब तक आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो तब तक तो ना हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अब फर्दर फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं बच्चे पैदा करना, सो वहां पर आप इजीली जो है मूव ऑन कर सको, है ना, आप इजीली उसको कम बैक कर सको। सो रिवर्सिबल है लास्ट। तो ये बच्चों सारे के सारे फीचर्स जो है आपको पता होने चाहिए। ये फीचर्स होते हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब बच्चों इस चैप्टर में आगे चलकर हमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने हैं। ब्रॉडली जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास हैं बच्चों, उनको ब्रॉडली यहां पर दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। जो अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की दो कैटेगरीज हैं बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट मेथड्स। यहां पर कुछ मेथड जो हैं वो हैं अपने टेम्परेरी मेथड्स, और अभी हमने बात की थी बच्चों एक मेथड है हमारे पास यहां पर परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड का मतलब है बहुत ही कम चांसेस हैं या फिर जीरो चांसेस हैं बच्चों यहां पर प्रेगनेंसी के। अगर आपने परमानेंट मेथड वाला कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है तो बहुत ही 0% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो पाएगी इन फ्यूचर। सो यहां पर कौन सा मेथड आता है, पहले इसी को लिख लेते हैं। इसके अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्जिकल मेथड, यानी कि बच्चों इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बच्चों इसको कि यहां पर दो टाइप की स्टेरिलाइजेशन होती है, या फिर सर्जिकल मेथड जो है वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी होती है मेल्स में, ट्यूबेक्टोमी जो है वो होती है फीमेल्स में। उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अब बात कर लेते हैं बच्चों टेम्परेरी मेथड्स की कि मैम टेम्परेरी मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं। टेम्परेरी मेथड्स को बच्चों फर्दर दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। यहां पर कौन कौन से मेथड्स हैं, अगर टेम्परेरी की बात करते हैं बच्चों, टेम्परेरी में अपने आते हैं नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें हम कोई भी मेडिसिन कोई भी डिवाइस यहां पर यूज नहीं करते हैं। और बच्चों यहां पर दूसरे आते हैं अपने आर्टिफिशियल मेथड्स। यहां पर हम यूज करने वाले हैं बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी पिल्स, इंजेक्शन और बहुत सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। देखिए अगर नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं बच्चों, यहां पर हमें 3 पढ़ने, और ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पहला नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों। दूसरा यहां पर आ जाता है बच्चों विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड का ही बच्चों दूसरा नाम है अपना कोइटस इंटरप्टस। और यहां पर जो बच्चों थर्ड मेथड आता है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड में, वो है बच्चों अपना लैक्टेशनल एमनोरिया। इनको भी आज की क्लास में ही हम लोग बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहां पर जो तीसरा मेथड अपना है वो है लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैम आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करते हैं, सो आर्टिफिशियल मेथड्स में बच्चों यहां पर आते हैं अपने बहुत सारे मेथड्स, जैसे कि इसमें आ जाएंगे अपने बैरियर मेथड्स, कॉन्डोम्स वगैरह बच्चों, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स, वोल्ट्स वगैरह यहां पर आ जाएंगे। और इसी के अंदर बच्चों अपने आते हैं IUDs यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। यहीं पर आ जाएंगी बच्चों अपनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो जिसको हम लोग बोलते हैं पिल्स। और यहीं पर आ जाते हैं बच्चों इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड
इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स जो है उनको इंजेक्शन से लिया जाएगा, और इम्प्लांट जो है उनको स्किन के अंदर जो है इम्प्लांट किया जाता है। ट्यूब्स होती हैं बेसिकली हॉर्मोन्स की, स्किन के अंदर रखा जाता है। सो अगर हम बात करते हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो यहां पर दो मेथड है। टेम्परेरी मतलब इनको रिवर्ट बैक करना आसान है, परमानेंट यानी कि सर्जिकल मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन, इससे वापस जाना, कम बैक करना जो है बहुत मुश्किल है। यहां पर टेम्परेरी मेथड को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और ट्रेडिशनल, जिसमें हम ना तो किसी मेडिसिन को यूज करेंगे ना ही हम कोई डिवाइसेस यूज करेंगे, ये सब नेचुरल मेथड्स है। ट्रेडिशनल है, पुराने जमाने में यूज होते थे, ठीक है। और आर्टिफिशियल मेथड्स, आर्टिफिशियल का मतलब है कि यहां पर कुछ भी नेचुरल नहीं है, यहां पर हम बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे केमिकल जो है वो यूज करने वाले हैं। सो इसमें आ जाएंगे अपने बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम बेसिकली इस वाली चीज को पूरा कवर कर लेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स की, तो मैम नेचुरल मेथड को नेचुरल क्यों बोल रहे हैं? अब देखिए नेचुरल का मतलब यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर हम जो है जड़ी बूटी यूज करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहां पर मतलब ये है कि यहां पर नो मेडिसिन और no device is used, no medicine or device is used in natural or traditional methods। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी आपको लगे कि यहां पर जड़ी बूटी यूज कर लेंगे, नहीं, ठीक है। यहां पर ना तो कोई मेडिसिन यूज होती है ना ही कोई डिवाइस यूज होता है। इनके काम करने का तरीका क्या है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमें जितनी भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे बच्चों, सभी के अंदर हमें मोड ऑफ एक्शन जरूर पता होना चाहिए। देखिए नेचुरल या फिर जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव का, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये एग और स्पर्म की मीटिंग को जो है प्रिवेंट करते हैं। सो यहां पर जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है, दे अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम एंड स्पर्म की जो फिजिकल मीटिंग है उसको रोकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं ना, उनको रोक दिया है। अब यहां पर दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जिनको हमें समझना चाहिए। देखिए यहां पर मैं दो चीजें लिख रही हूं, साइड इफेक्ट्स देखिए यहां पर हम बात करते हैं बच्चों साइड इफेक्ट्स की और चांसेस ऑफ फेलियर की। सो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है बच्चों, साइड इफेक्ट्स जो हैं दे आर ऑलमोस्ट निल, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है बच्चों, जो चांसेस ऑफ फेलियर है दे आर वेरी 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 हाई। चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई। अब ध्यान से सुनिए ऐसा क्यों है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आना चाहिए कि नेचुरल और ट्रेडिशनल क्यों बोल रहे हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैम इसमें ना तो कोई मेडिसिन यूज हो रही है ना ही हम कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में आने वाले जितने मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे बच्चों उसमें हम कुछ ना कुछ बाहर से यूज कर रहे हैं पक्का से, ठीक है। यहां पर हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं बाहर से, ना ही कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं ना ही कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनका मोड ऑफ एक्शन बेसिकली ये है कि ये स्पर्म और ओवम को मिलने से बचाते हैं, उनकी फिजिकल मीटिंग नहीं होने देते। अब देखिए साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। बच्चों साइड इफेक्ट्स क्यों जीरो हैं? साइड इफेक्ट्स इसलिए जीरो हैं मैम क्योंकि यहां पर हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, ना तो हम कोई हार्मोन यूज कर रहे हैं बाहर से, ना ही हमें किसी की हेल्प की इसमें जरूरत पड़ रही है, ना ही मैम इसमें क्या है, ना ही कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ना ही कोई डिवाइस यूज हो रहा है। तो साइड इफेक्ट किस चीज से होगा? साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर जो हैं बच्चों बहुत ज्यादा हाई हैं। अभी हम जब मेथड्स पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैम अगर हम नेचुरल मेथड्स को यूज करते हैं तो यहां पर फेलियर के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं और होते भी हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमनोरिया के अंदर, ठीक है, वहां पर जो है पक्का केसेस बनते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लैक्टेशन के टाइम पर जो है फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बहुत कॉमन है ये जो चांसेस ऑफ फेलियर है, ठीक है। सो यहां पर ये बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए दोनों चीजें। साइड इफेक्ट्स बिल्कुल जीरो है क्योंकि कोई मेडिसिन कोई डिवाइस नहीं यूज हो रहा है, लेकिन जो फेलियर के चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। अभी मेथड्स को पढ़ लेते हैं फिर एक बार स्टेटमेंट को यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए पहला बच्चों हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, पहला जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अपना पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है बच्चों? पीरियोडिक मतलब मैम किसी पीरियड की बात हम लोग कर रहे हैं। एब्स्टिनेंस मतलब कुछ एब्सेंट सा लग रहा है ना, कुछ एब्सेंट सा यहां पर फीलिंग आ रही है या कुछ
अवॉइड कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। देखिए हमें पता है बच्चों, अगर किसी फीमेल के अंदर 28 डेज की जो है वो साइकिल है, अगर किसी फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों वो है अपनी 28 डेज की, 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है कि मैम अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल के अंदर, तो यहां पर चांसेस हैं कि जो ओव्यूलेशन होगा वो होगा 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, हमें पता है। सो आप मुझे ये बताइए बच्चों, जब ओव्यूलेशन के सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, तो यहीं पर सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं? जब मैम एग रिलीज होगा यहीं पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मैम फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, सो देखिए क्या करते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या करते हैं, जो कपल होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। अगर 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन का टाइम है, मतलब वो सबसे बेस्ट टाइम है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें प्रेगनेंसी हो। सो यहां पर कपल क्या करते हैं कि ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और ओव्यूलेशन के कुछ दिन बाद, से फॉर एग्जाम्पल पहले की बात करते हैं 10th डे, ठीक है, और अगर बाद की बात करते हैं तो 17th डे, जो कपल होते हैं वो 10 से 17 डे तक जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को जो है अवॉइड करते हैं, या क्यूटस को जो है वो अवॉइड करते हैं। सो बेसिकली बच्चों इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल। 10 से 17th डे है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड यहां पर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैम यहां पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा हाई है। सो नेचुरल मेथड है, कुछ यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स को जो है अवॉइड किया जाता है इन टाइम पीरियड ऑफ 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई बिकॉज ऑन 14th डे ओव्यूलेशन विल टेक्स प्लेस डेफिनेटली। ठीक है, सो यहां पर इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, हम लिखेंगे कैसे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं मैम, कपल्स अवॉइड coitus from 10 to 17 day of menstrual cycle, 10 to 17 day of menstrual cycle, because ovulation is expected, इस टाइम पर ओव्यूलेशन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। अब इन दिस फर्टाइल पीरियड 10 to 17 डे का जो फर्टाइल पीरियड है, इन दिस फर्टाइल पीरियड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। सो भैया जब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो, आप अवॉइड करना चाह रहे हो, इसलिए जो कपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली प्रेगनेंसी से बच रहे हैं। सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन are very high, so couples avoid sexual intercourse to prevent conception। कंसेप्शन का क्या मतलब है बच्चों, कंसेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसी। सो अगर प्रेगनेंसी से बचना है तो 10 से 17th डे है जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें जो कपल हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो वेरी हाई हैं, और हमें पता है कि ओव्यूलेशन जो है वो मिड ऑफ द दिस फर्टाइल पीरियड होगा ही होगा। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में, एब्स्टिनेंस मतलब अवॉइड करना। ठीक है, ये क्या है एब्स्टिनेंस का मतलब, इसका मतलब है अवॉइड करना। तो जो कपल है एक पर्टिकुलर पीरियड में, उस पीरियड का क्या नाम है बच्चों, उस पीरियड को मैम हम लोग बोल रहे हैं फर्टाइल पीरियड। और वो कौन सा पीरियड होता है, वो होता है मैम 10 से लेकर 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टाइम पीरियड के बीच में जो कपल्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, इसलिए वो बच जाते हैं प्रेगनेंसी से। हाँ जी,
लेकिन बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि साइड इफेक्ट्स तो जीरो है, साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई है। मान लीजिए किसी फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इधर उधर हो गई, 26 दिन, 21 दिन या फिर बढ़ गई, सो क्या होगा, तो यहां पर चांसेस है आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब प्रेग्नेंट हो जाओगे, तो चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है अपना विथड्रॉल मेथड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस मतलब कोइटस में आपने जो है वो बीच में कहीं इंटरप्ट कर दिया है, कोइटस को जो है आपने इंटरप्ट कर दिया है। दिस इज वेरी सिंपल। देखिए हमें पता है कि मैम अगर हम चाहते हैं प्रेगनेंसी हो तो फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होने के लिए मैम स्पर्म्स चाहिए फीमेल की बॉडी में। ठीक है, सो यहां पर इंसेमिनेशन का होना जो है वो बहुत जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी होने के लिए। बट बच्चों यहां पर क्या होता है, जब एक कपल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या वो कोइटस में है, सो यहां पर मेल जो है वो अपने पीनस को फीमेल की बॉडी से जो है बाहर निकाल लेता है टू अवॉइड इंसेमिनेशन, क्योंकि इंसेमिनेशन अगर नहीं होगा, फीमेल की बॉडी में सीमेन नहीं जाएगा, तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। सो यहां पर क्या करता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है मेल पार्टनर विड्रॉज penis, male partner withdraws penis from the vagina of female, from the vagina of female to male partner withdraws penis from the vagina of female to avoid insemination। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, फ्रॉम द वजाइना ऑफ फीमेल बिफोर इजैकुलेशन, है ना, सीमेन के निकलने से पहले जो है मेल पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने पीनस को जो है फीमेल की बॉडी से बाहर कर रहे हैं, ताकि वहां पर क्या है बच्चों, वहां पर कोई भी इंसेमिनेशन जो है वो ना हो। इंसेमिनेशन नहीं होगा इसका मतलब ये है यहां पर फीमेल के जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। सो हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमें ध्यान रखना है मेल विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड मतलब मेल जो है वो अपने पीनस को विड्रॉ कर रहा है फीमेल की बॉडी के बाहर। कोइटस इंटरप्टस मतलब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है वो इंटरप्ट आप कर रहे हैं। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या किया है बच्चों, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपने इंटरप्ट किया, इसलिए ये मेथड का इस तरीके से नाम है। मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पीनस, मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पीनस फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो यहां पर इंसेमिनेशन नहीं होती है, लेकिन बच्चों बहुत बार यहां पर भी ऐसे केसेस देखे गए हैं कि यहां पर भी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार यूरेथ्रा के अंदर पहले से ही कुछ स्पर्म्स पड़े रहते हैं, तो वो फीमेल की बॉडी में रिलीज हो जाते हैं बिफोर नेक्स्ट इजैकुलेशन। ठीक है, तो यहां पर भी चांसेस जो है फेलियर के वो बहुत ज्यादा है। लास्ट मेथड जो है बच्चों यहां पर वो है अपना लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल मतलब लैक्टेशन के टाइम पर, और एमनोरिया मतलब बच्चों एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से सुनिए क्या मतलब है। लैक्टेशनल मतलब लैक्टेशन के टाइम पर, हमें पता है पार्चुरेशन के बाद मैम एक कंडीशन आती है जब मदर जो है वो बच्चे को क्या करती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन का पीरियड। ए मतलब बच्चों एब्सेंट, और मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहां पर हमें पता है कि मैम जब डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है, उसके बाद लैक्टेशन का टाइम पीरियड चलता है, और लैक्टेशन के टाइम पीरियड में ना ही तो एक फीमेल में ओव्यूलेशन होती है, ना ही वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जब एक मदर बच्चे को इंटेंस फीडिंग करवाती है बच्चों, या मदर की मेमोरी ग्लैंड से जो है वो बहुत ज्यादा मिल्क रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं इंटेंस लैक्टेशन पीरियड। सो तब ना तो ओव्यूलेशन देखने के लिए मिलता है, ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलती है, इसलिए जो कंसेप्शन या प्रेगनेंसी के चांसेस है वो ऑलमोस्ट नील होते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं बच्चों। तो लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब है यहां पर, मेथड का मतलब यह है कि ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों ही, ना तो ओव्यूलेशन होता है ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर in a female during intense
lactation, during intense lactation following parturition, जब एक बच्चे की जो है डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी के बाद जो इंटेंस लैक्टेशन वाला टाइम पीरियड चलता है बच्चों, उस टाइम में ना तो फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है, ना ही उसके अंदर हमें कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलती है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, एग ही नहीं होगा, तो जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन के दे आर निल। सो ऐसे टाइम पर क्या होता है बच्चों, चांसेस ऑफ कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी आर nil when mother breastfeed the child fully। यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मदर जो है उसमें इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो इसके शिकार होते हैं। यहां पर लोगों को अधूरा ज्ञान ये होता है कि पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद जो है वो पक्के चांसेस है कि यहां पर ना तो ओव्यूलेशन होगा ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों कंडीशन ये है कि इंटेंस लैक्टेशन होनी चाहिए। एक मदर जो है उसकी मेमरी ग्लैंड से बहुत ज्यादा जो है क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा मिल्क जो है वो सिक्रीट होना चाहिए, तभी बच्चों ये मेथड काम करता है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इसके शिकार बनते हैं, जिनके बच्चों में बहुत ज्यादा गैप होता है, वो इसी के शिकार होते हैं। इंटेंस लैक्टेशन नहीं हो रहा होता है, बट उनके दिमाग में एक सेटिंग होती है कि हाँ पार्चुरेशन हुआ है, डिलीवरी हुई है बच्चे की, उसके बाद कई महीनों तक जो है ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना ही ओव्यूलेशन होगा। लेकिन उनको कहीं ना कहीं बीच में हल्की सी ब्लीडिंग जो है वो हो जाती है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसके फेलियर के चांसेस बच्चों बहुत ही ज्यादा हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये लिख सकते हैं, देखिए आपको पता चल गया ये मेथड्स पढ़ के कि साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट तो बस एक ही है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई डिवाइस, कोई मेडिसिन आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। 6 months तक हम मान के चलते हैं कि ये मेथड जो है इफेक्टिव है। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है बच्चों, इसके साथ कंडीशन ये है कि जो मदर है वो इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए, उसके अंदर जो मिल्क है मेमरी ग्लैंड से वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होना चाहिए। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए। अगर मदर जो है वो लैक्टेशन पीरियड में है तो इसकी बॉडी में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से बहुत ज्यादा रिलीज होने वाला है क्या बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी से, मदर की एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला है बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन हमें पता है मैम, ये हेल्प करता है एक मदर की इन मिल्क सिक्रीशन। बहुत ज्यादा भर भर के एक मदर की बॉडी में जो है मिल्क सिक्रीट होता है। अब बच्चों इस बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन की वजह से क्या होता है, इस प्रोलैक्टिन का जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के ऊपर, FSH के ऊपर और LH के ऊपर। अगर प्रोलैक्टिन जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, तो यहां पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज होगा। अगर ये हार्मोन अपनी हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होगा तो ये जाकर FSH और LH को एक्टिवेट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर बच्चों FSH और LH यहां पर एक्टिवेट नहीं होंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैम कोई भी फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी। नो फॉलिकल डेवलपमेंट, नो फॉलिकल डेवलपमेंट मतलब नो ओव्यूलेशन। अगर कोई ओव्यूलेशन नहीं होगी तो यहां पर नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ठीक है सब, है ना। सो यहां पर होना यह चाहिए कि प्रोलैक्टिन जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें सप्रेस रहती हैं। लेकिन इसके चांसेस जो है, फेलियर के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि बीच बीच में बच्चों ऐसा होता है प्रोलैक्टिन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है बॉडी में, और इन सब का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। फॉलिकल भी बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है, और वहां पर ओव्यूलेशन भी होती है, और धीरे 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 फीमेल जो है विद इन 1 और 2 months को पता भी नहीं चलता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि ओव्यूलेशन यहां पर हो रहा है।
तो ओव्यूलेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी फर्दर। लेकिन जब इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड है, ये कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो बच्चों यहां पर विद दिस वी हैव फिनिश्ड नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। इससे हमें ये पता चल गया है कि मैम यहां पर हमने किसी भी डिवाइस को यूज नहीं किया है। साइड इफेक्ट्स 0 है, लेकिन फेलियर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा यहां पर हाई है। 3 मेथड्स कौन से पढ़े हैं बच्चों हमने? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दैट फर्टाइल पीरियड, वो बोलते हैं। दूसरा हमने बच्चों यहां पर क्या पढ़ा है? दूसरा हमने यहां पर पढ़ा है विड्रॉल मेथड। मेल पार्टनर जो है वो इजैकुलेशन ना करके फीमेल की बॉडी से अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरप्ट कर लेता है टू अवॉइड इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन नहीं होगा तो वहां पर कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। तीसरा मेथड है बच्चों लैक्टेशनल एमनोरिया। प्रोलैक्टिन का जो अमाउंट है वो फीमेल की बॉडी में इतना ज्यादा है कि वो नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच और एलएच को। ना ही कोई ओव्यूलेशन होता है वहां पर, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। सो इन सभी मेथड्स में जो प्रेगनेंसी के चांसेस है बच्चों वो बहुत कम है, इसलिए दे आर नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी के सभी आर्टिफिशियल मेथड्स को, जिसमें हम बैरियर मेथड, आईयूडी, पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।